कानपुर में यूपी सरकार के खिलाफ एसपी विधायक का धरना, झूठे मुकदमों में फंसा जाट के फेवर में जजमेंट दिया। मामले में सियासी विवाद शुरू हो गया। सियासत के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर। विवाद के कारण सांप्रदायिक तनाव भी देश भर में रहा। साल 2022 का मार्च महीना सत्ता की सियासत का महीना रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार रिपीट करने में कामयाब रही, तो वहीं पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटी। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कला का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को मिली कामयाबी को 2024 के नतीजों की तस्वीर करा दिया। चुनाव नतीजे भाजपा की प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पंजाब में जीत के बाद भगवंत मान लोकसभा से इस्तीफा देकर सीएम बने। भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना। जहां से देश की सियासत में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कद बढ़ने लगा, तो वही कांग्रेस के अंदर खाने की कला सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगी। कांग्रेस की आंतरिक सियासत की घटनाक्रम साल भर जारी रहा। देश में सियासी बवाल का सबसे बड़ा एक मुद्दा अप्रैल महीने में ही सामने आया। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। मामले में सियासत शुरू हुई और नफरत फैलाने के आरोप में नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया। राणा दंपति के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जबाबदारी नहीं, 101% है उद्धव ठाकरे जी की जबाबदारी है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ हनुमान चालीसा का विवाद देश भर में फैल गया। कई जगहों पर धार्मिक और सियासी संगठनों की ओर से सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शिवसेना और बीजेपी में जमकर वार पलटवार हुआ। सियासत खूब गर्म रही। मई महीने में सियासत का केंद्र एक बार फिर पंजाब बन गया। मान सरकार पहले से ही तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। ऐसे में पंजाब में गैंग वॉर की सबसे बड़ी घटना मूसेवाला की हत्या ने देश को लाकर रख दिया। 19 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मामले में हत्या का आरोप दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा। मैं ये गल सरकार नूं दसनी चाहना प्रेस के माध्यम के नाल, अगर तुसी गैंगस्टर का हिस्सा मेरे पुत नूं बनाउंदे हो, मैं 25 तारीख नूं अपनी FIR चेक करूंगा, थोड़ा काम बिल्कुल सौखा कर दूंगा। मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। कोई इस तरह की कमी नहीं हैगी कि असीं किसी पक्ष तो इंसाफ देने दे विच असीं कोई देरी कर रहे होइए। हर रोज कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। इस बीच हत्या और फिरौती की घटनाएं पंजाब में बढ़ने लगी, तो कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गई। महाराष्ट्र की सियासत में जून का महीना भारी गर्मी वाला रहा। शिवसेना से एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों का एक खेमा बागी हो गया। शिंदे गुट ने गुवाहाटी में डेरा जमा लिया। वहीं उद्धव सरकार के संकट की घोषणा कर दी। एकनाथ शिंदे खेमे में धीरे धीरे शिवसेना के दूसरे बागी विधायक भी शामिल होने लगे। ऐसे में शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायकों का समर्थन लेकर शिंदे ने उद्धव सरकार गिरा दी। 30 जून 2022 को बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर धन और सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके बाद असली शिवसेना की लड़ाई का खेल शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना का धनुष कमान वाला चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, तो वहीं दोनों गुटों की पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में भी बदलाव कर दिए। इधर दिल्ली की सियासत राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सुलझी रही। साल 2022 का जुलाई महीना देश के लिए गौरव का महीना था। 25 जुलाई 2022 को देश के राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला ने शपथ ली। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी।
संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। मामई मुर्मू का इस पद तक पहुंचना बहुत ही खास रहा, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। आजादी के बाद आज तक कोई भी आदिवासी व्यक्ति इस सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंचा। राष्ट्रपति बनने से पहले वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगस्त का महीना बिहार में अगस्त क्रांति लेकर आया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता से बीजेपी का साथ छोड़ दिया। नीतीश एक बार फिर पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ गए। बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर कर नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई। हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उस पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम करिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना। 10 अगस्त को नीतीश ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद से बीजेपी आक्रामक है। वहीं नीतीश कुमार 2024 की तैयारियों में जुट गए। बिहार की सियासत पूरे चरम पर है। शराबबंदी, कानून व्यवस्था, रोजगार समेत कई बुनियादी मुद्दों की गूंज अब बिहार में सुनाई देने लगी है। वहीं दूसरी तरफ देश ने 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे करने का जश्न भी धूमधाम से मनाया। सितंबर का महीना कांग्रेस में बदलाव की कोशिशों के तौर पर देखा जाने लगा। एक तरफ कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनावी तैयारियों की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 7 सितंबर से राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा रवाना हुई। इस दौरान राहुल की यात्रा को लेकर तमाम सियासी बवाल और बयान सामने आते रहे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के आंतरिक खींचतान में कांग्रेस शासित एक राज्य की सत्ता फिर मुश्किल में फंस गई। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया। ऐसे में बीच बीच में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की मांग भी उठने लगी। दिसंबर के आखिरी तक राहुल की यात्रा दिल्ली में एंट्री कर गई, जहां यात्रा को विराम दिया। पूरा हिंदुस्तान जानता है भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है। नए साल यानी 23 में राहुल फिर यात्रा के दूसरे पड़ाव पर होंगे, जिसकी मंजिल 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने के बाद जम्मू कश्मीर है। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना से दिल्ली तक 10 राज्यों से गुजर चुकी है। 8 राज्यों की दूरी अभी तय करनी है। अक्टूबर के महीने में कांग्रेस को 25 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिला। संगठनात्मक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। 17 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर नया अध्यक्ष मिला। खड़गे केंद्रीय मंत्री के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। कर्नाटक से आने वाले खड़गे दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। ये पार्टी की स्थापना यहीं से शुरू है, और आप लोग अगर हिफाजत नहीं करेंगे, आप लोग अगर पीछे हटेंगे, तो इस देश में सेक्युलरिज्म खत्म होगा। ऐसे में खड़गे की ताजपोशी को कांग्रेस कर्नाटक समेत दक्षिण भारत में मौके के तौर पर देखने लगी, तो वहीं उत्तर भारत में खड़गे के दलित चेहरे को बुलाने की रणनीति पर काम होने लगा। वहीं खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने से पहले बीजेपी की ओर से भी मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने की घोषणा की गई। नवंबर और दिसंबर का महीना भारत के लिए सियासत समेत दूसरे क्षेत्रों में कामयाबी का महीना रहा। एक तरफ नवंबर में शुरू हुए हिमाचल और गुजरात के चुनावी नतीजों ने चौंकाया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी के नतीजों ने आम आदमी पार्टी की रणनीति पर मुहर लगाई। इन चुनावों में जहां हिमाचल में कांग्रेस के सिर जीत का सेहरा बंधा, तो वहीं गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। गुजरात की जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। वहीं 15 साल बाद बीजेपी दिल्ली एमसीडी से बाहर हुई। दूसरी तरफ 1 दिसंबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर G20 की अध्यक्षता में। G20 समूह में दुनिया के वो देश शामिल हैं जिनका जीडीपी में करीब 85% हिस्सा है। वहीं 9 दिसंबर 2022 को दुनिया ने भारत की ताकत को भी महसूस कर लिया, तो चीन को घुसपैठ के बदले करारा जवाब भी मिला। सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर अतिक्रमण करने की कोशिश करने से घुसे PLA के जवानों को खदेड़ दिया। हालांकि इस पूरे दिसंबर सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से होती बयानबाजी ने सियासत को गरमाए रखा।
टीम न्यूज स्टेट। अब बात प्रदेश की राजनीति की। यूं तो यूपी देश की सियासत का अहम केंद्र है, यहां की हर घटना केंद्रीय सियासत का मुद्दा भी बनती है, लेकिन 5 मिनट में देखिए प्रदेश की सियासत को बदलने वाले 2022 के बड़े मुद्दे। यूपी और उत्तराखंड के लिए 10 मार्च 2022 को आए चुनावी नतीजे सियासत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर रही। दोनों ही राज्यों ने परंपरा को बदलते हुए एक बार फिर प्रदेश की बागडोर मौजूदा सत्ताधारी दल के हाथ में सौंपी। जहां 37 साल बाद यूपी में सीएम योगी की अगुवाई में सरकार रिपीट हुई, तो वहीं 1985 में कांग्रेस की सत्ता में रिपीट करने का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सीएम योगी यूपी की सत्ता में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता बन गए हैं। जीत के बाद सीएम योगी पार्टी नेताओं के साथ चुनावी होली खेली। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। वहीं उत्तराखंड के गठन के बाद से ही सूबे में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा। इस बार प्रदेश की जनता ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया और बीजेपी को फिर से प्रदेश की कमान सौंपी। प्रदेश की सियासत में उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह होता है। तो जिस तरह आजम खान के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं समाजवादी पार्टी का एक और किला आजमगढ़ भी अखिलेश यादव नहीं बचा सके। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। इस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के हाथ से संसद की ये दोनों ही सीटें जीत ली, या यूं कहा जाए कि सपा के ये दोनों गढ़ बीजेपी ने तोड़ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी इस हार को पचा नहीं पाती। गाहे बगाहे इस पे राजनीति होती रहती है। उसका आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया, चुनाव में धांधली की गई। यूपी में सियासत का एक दौर मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। सियासत को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को 10 अक्टूबर को अलविदा कह गए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट खाली हो गई। वहीं इस बीच हेट स्पीच मामले में रामपुर से विधायक आजम खां को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी। सजा मिलते ही आजम खां की विधानसभा सदस्यता को स्पीकर ने रद्द कर दिया। इस तरह से रामपुर की विधानसभा की सीट भी खाली हो गई। रामपुर के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई, तो वहीं विधानसभा स्पीकर से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली से तत्कालीन विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द करने की मांग की। विक्रम सैनी को दंगों से जुड़े एक मामले में 2 साल की सजा हुई थी। इस तरह मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। रामपुर की विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई। आजम खां की एक छत्र राज खत्म हुआ। वहीं खतौली मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। हालांकि मैनपुरी चुनावी जीत में बहू के कारण चाचा और भतीजा एक हो गए। काशी में ज्ञानवापी का मामला से ज्यादा चर्चित रहा। ये ऐसा मामला था जिसने उत्तराखंड में राजनीति और प्रशासनिक दोनों ही नेतृत्वों पर सवाल उठाए थे। न्यूज स्टेट ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से विधानसभा में अपने अपने समय में तमाम सरकारों ने अपने स्पीकरों के नियमों के हवाले से उनके नियमों का दुरुपयोग करते हुए, उनके पद का दुरुपयोग करते हुए दुनिया को साधने की कोशिश की, तो वहीं आतंक के खिलाफ अपने सख्त रुख को कायम रखते हुए दिखा दिया। निजी मसलों पर समझौता नहीं होगा। अर्थव्यवस्था और सियासत के मोर्चे पर दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर श्रीलंका की आर्थिक चुनौती रही। कमजोर और भ्रष्ट नीतियों के चलते पड़ोसी देश श्रीलंका पर आर्थिक मंदी का तगड़ा असर पड़ा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अप्रैल मई में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। खाने पीने की चीजों और डीजल पेट्रोल जैसी चीजों के लिए तरसती जनता ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर पर हमला बोल दिया। महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा।
बाद में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म किया गया और दिनेश गुणावर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। वहीं इसके बाद पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ। इमरान खान सत्ता से बाहर हुए, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। बाद में इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। आर्थिक संकट का सामना दुनिया पर कभी राज करने वाले यूनाइटेड किंगडम को भी करना पड़ा। आर्थिक नीतियों के फेल होने, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करीब 2 महीने की चुनावी प्रक्रिया के तहत लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी। लेकिन लिज ट्रस ब्रिटेन की बिगड़ती आर्थिक हालात को थामने में नाकाम साबित होती चली गई। दबाव बढ़ा तो उन्होंने करीब 2 महीने के शासन के बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया। राजशाही सत्ता की कमान प्रिंस चार्ल्स के हाथ में आ गई। इधर लोकतांत्रिक सत्ता की कमान भारतवंशी और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने संभाली। उन्होंने भारत के साथ आर्थिक साझेदारी और सहयोग का भरोसा दिया। हिजाब के मुद्दे की गूंज भारत के अलावा दुनिया भर में भी सुनाई दे रही है। एक तरफ कर्नाटक में हिजाब को जायज ठहराते हुए छात्राओं ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ इस्लामिक क्रांति से ईरान में महिलाओं पर थोपे गए प्रतिबंधों के खिलाफ महिलाएं सड़क पर थी, जिसकी वजह से ईरान में महासा अमीनी नाम की महिला की पुलिस कस्टडी में पिटाई और मौत से बवाल उठा था। महसा की हिजाब के बाहर कुछ जुल्फे निकली हुई थी, जिसे ईरान की पुलिस ने कानून का उल्लंघन बताया। महसा की मौत के बाद ईरान में महिलाओं ने हिजाब जलाना, सिर के बाल कटाकर फेंकना और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को कट्टरपंथी जुल्मों के खिलाफ बताना शुरू कर दिया। कई महीने तक सत्ता के साथ चले गतिरोध पर महिलाओं की जीत हुई, सरकार को झुकना पड़ा। इसे दुनिया में कट्टरपंथी सोच पर नारी शक्ति की जीत का प्रतीक कहा गया। टीम न्यूज तो ये थी सियासी बाइस्कोप से 22 खबरें। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।